Dear student, today we will discuss about the protected cultivation. In this topic, we will cover the introduction and greenhouse effect. हम जानेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है बेसिकली। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ओके, तो प्रोटेक्टेड से मीन्स है कि बाहरी चीज़ों से बचाव करना, ठीक है। जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से क्रॉप्स को डैमेज होती है, नुकसान होता है, तो उससे बचाव करने के लिए हम ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारी यील्ड बेटर हो पाए। तो एट प्रेजेंट अराउंड द 92% क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन ओपन एरिया। कुल मिला के 8% ही हमारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है। लेकिन ग्रीन हाउस, इसके लिए हम ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने के लिए। उसको हम किसी न किसी उसमें कवर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको कवर करने के लिए हम एज ए ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आर्टिफिशियल रूप से फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेसिकली। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो कि विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो उस पर हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। सच लाइक दैट हाई स्पीड विंड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, हाई लेवल का प्रेसिपिटेशन होता है, हाई इंटेंसिटी, एक्सेसिव रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस होते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है कहीं, तो वहाँ पे उस तरह की कोल्ड इन्वायरमेंट वाली या ठंडी जगह वाली क्रॉप्स नहीं उग पाती हैं। उसके अलावा इंसेक्ट एंड डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं हमारी क्रॉप्स पे, तो उनसे भी बचाव करने के लिए हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम इसे ही समझ सकते हैं, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द प्लांट्स। आर्टिफिशियल रूप से ही उसको हम उसके फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराना ही ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है। कुछ ऐसे टेम्परेट रीजन हैं वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस एडवर्स होती हैं, उसके विपरीत होती हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी जगहों पे ह्यूमन ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें एडवर्स कंडीशन में भी हम, विपरीत परिस्थितियों में हम क्रॉप को ग्रो कर पाएँ, हाई वैल्यू क्रॉप ग्रो कर पाएँ और उनसे हम अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। यही ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नाउ वी विल कम ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? सो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी मतलब बहुत पहले से चल रही है। सन 1600 में हम देखते थे, उस ज़माने में जब जितनी तरह टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी एग्रीकल्चर के लिए, तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी, वहाँ अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती थी और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता था, तो उसके लिए उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बिफोर द 21st सेंचुरी। तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग फ्रांस एंड नीदरलैंड में हुई थी, लगभग 1900 सेंचुरी में, 1900 शताब्दी में, 1900 सेंचुरी में फ्रांस एंड नीदरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो ग्रीन हाउस था वो ग्लास स्ट्रक्चर का बना हुआ था, द ग्लास स्ट्रक्चर का, तो जो कि उसको क्लाइमेट से प्रोटेक्शन देता था, और जैसे स्नो हो रही है या हाई रेनफॉल हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करता था। तो एज ए सबसे पहले फार्मर्स ने एज ए रूफ ही ग्लास का रूफ इस्तेमाल किया, जिससे वो डायरेक्टली इंटैक्ट नहीं कर पाती थी। इसके अलावा हम धीमे धीमे इसका डेवलप हुआ। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार पॉलीथीन का यूज होने लगा। तो सबसे पहले पॉलीथीन का यूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में इमर्ट मेयर प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार पॉलीथीन का इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले 1948 में।
उसके बाद हम मॉडर्न टाइम में आते हैं तो 20 सेंचुरी के आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बूम पे आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसका लीडिंग रोल नीदरलैंड ने प्ले किया। एंड मोस्टली नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्लास ग्रीन हाउस इस्तेमाल हो रहे थे। तो जो इसमें बेसिकली उनका जो एरिएशन होता है और जो बेटर कंडीशन प्रोवाइड होती है ग्रीन हाउस के लिए, हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि ग्लास का टेम्परेचर का भी उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो ग्लास इजीली अवेलेबल था और उससे हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था और इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर न्यू हम मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे इसका डेवलप हुआ। इजराइल ने सबसे पहले इसका जो लेटेस्ट टाइम में इजराइल ने बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया। वहाँ बहुत कम लैंड में भी बहुत कम संसाधनों में ग्रीन हाउस के थ्रू हाई प्रोडक्टिविटी ली उस तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मटेरियल में धीमे धीमे कार्बन प्लास्टिक पॉलीमर्स की शीट का भी इस्तेमाल होने लगा था। अभी तो लेटेस्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लगभग 60-70 तरह के मटेरियल डेवलप हो चुके हैं जो ग्रीन हाउस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ग्रीन हाउस से पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारी अर्थ है इसका ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? जो एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो हमारे आउटर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक लेयर बना देती हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो सन के रेडिएशन आते हैं अर्थ पे और वो उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं बिकॉज दे आर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, तो वो लेकिन वापस नहीं जा पाते हैं, तो वो उसके अंदर ही रह जाती हैं। तो वो क्या है, आउटर इन्वायरमेंट में एक CO2 का एक ब्लैंकेट कवर टाइप का बन जाता है, जिस वजह से वो रेडिएशन बाहर नहीं जाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द उस वजह से हमारे ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में 0.035% CO2 अवेलेबल है। हम अगर 3.45 ppm में भी इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम देखेंगे जो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर में परसेंटेज सबसे ज़्यादा CO2 का है। जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, तो वो उसने ग्रीन हाउस जो ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो उसके कवर है, उसमें CO2 का रोल बहुत ज़्यादा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से इसको हम ग्लोबल वार्मिंग टर्म देते हैं। उसको हम कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग इस्तेमाल करते हैं, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, और जिस वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और जो कोस्टल एरियाज हैं वो धीमे धीमे सबमर्ज होते जा रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग से, अगर ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम आगे देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो किस वजह से हो रहा है। तो इसमें मेन रोल है हमारा फ्लोरोकार्बन्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस का। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस मेन रोल प्ले करते हैं और फ्लोरोकार्बन्स, तो इसमें मेजर गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं। CO2 है, वाटर है, मैथिन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। दीज आर
component of the greenhouse gases. CO2 basically, इसमें CO2 मेजर रेस्पॉन्सिबल गैसेज है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो हम ओजोन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओजोन सबसे ज़्यादा ओजोन जो कंटेंट है, ओजोन लेयर है, वो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उसमें स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर लाई करती है। ये क्यों हो रहा है आखिरकार ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जिस उसके अलावा सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है जो हमारा अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारी मोस्ट एविडेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, अगर हम इन ऑर्डर में बात करेंगे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में, तो सबसे फर्स्ट है हमारा वाटर, उसके बाद CO2, उसके बाद मैथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC जिसको बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर ग्रीन हाउस अवेलेबल ना हो गैसें, तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर हम अनुमान लगाते हैं वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही अर्थ पे जो सर्वाइवल कंडीशन है वो है, लेकिन उसका लिमिट बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से मेनली हो रहा है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं डायरेक्टली सन की एनर्जी से इंटरेक्ट करती हैं और टेम्परेचर को अर्थ के इंक्रीज करती हैं। जो रेडिएशंस हैं सन की जो रेडिएशंस हैं जो अर्थ पे आ रही हैं, ये डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसेज से इंटरेक्ट करती हैं और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एज ए कवरिंग मटेरियल एक्ट करती हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं जो शॉर्ट वेव length radiations like to the transparent and long wave radiation is like to the untransparent or opaque. Okay, so during the daytime shorter wave radiation enter into the greenhouse and gets reflected from the greenhouse. Basically shorter wave radiation have a very very high intensity, high energy, so it can easily enter the greenhouse. Okay, after the interaction of अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से इंटरेक्ट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इन द लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है तो वो उससे पेनिट्रेट नहीं कर पाती आउटर इन्वायरमेंट को और वो उसी में रह जाती है, जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इस और इस वजह से कंटिन्यूस टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस वजह से क्या होता है, क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। बेसिकली कोल्ड कंट्रीज़ में उसके लिए बेनिफिट है, कोल्ड कंट्रीज़ में, और हॉट कंट्रीज़ में एरिड एरिया में उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आप पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउसेस के बारे में, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में। बेसिकली ग्रीन हाउस ही इफेक्ट ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट की क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं ग्रीन हाउस में। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।